नमस्कार, जोहार, जिंदाबाद साथियों। आज हमारे साथ हैं विजेंद्र जी, जो हमसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विजेंद्र जी, आपका संविधान लाइव में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगी कि जो लगातार बदल रहे सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में अगर हम राजनीति का प्रभाव देखें तो वो कितना है? देखिए, जो हमारा वैज्ञानिक दर्शन कहता है कि दरअसल ज़िंदगी या दुनिया में सब कुछ परिवर्तनीय है, चाहे वह पदार्थ हो, वस्तु हो, संस्था हो, टेक्नोलॉजी हो, राजनीति हो, विचार हो, सब कुछ हर पल बदल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं बदलता तो वह है डिजायर ऑफ जस्टिस, न्याय पाने की आकांक्षा। जब से मानवीय समाज का निर्माण हुआ है, हर मनुष्य अपने लिए न्याय चाहता है। लेकिन ये परिवर्तन प्रतिगामी भी हो सकता है, मूलगामी भी हो सकता है। हमारा दृष्टि का जो दृष्टिकोण है वहाँ पे ये देखने का है कि ये जो परिवर्तन हुए हैं, उस परिवर्तन के असर हमारे सामाजिक जीवन में कितना हुआ है। जब आप संस्कृतियों का सवाल उठाते हैं तो संस्कृति का मतलब सिर्फ एक रिलीजन या एक धर्म की संस्कृति नहीं होती। संस्कृत के 116 सूत्र होते हैं। हमारी जीवन शैली, हमारे घर, हमारे भीत चित्र, हमारे घर के अंदर रसोई में खाना बनाने वाले बर्तन, हमारी वेशभूषा, ये संस्कृति के हिस्से हैं। संस्कृति का हिस्सा जो तथाकथित राष्ट्रवादी लोगों द्वारा थोपा जाता वह नहीं है। तो भारत एक ऐसा देश है, यूरोप और दूसरे दुनिया के दूसरे देशों के साथ अगर आप तुलना करेंगे तो भारत एक विविधता को संजोए हुए एक मुल्क है। यहाँ की संस्कृतियों में आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में संस्कृतियाँ बदलती हैं। वह उनके जाति के हिसाब से हो सकती है, उनके धर्म के हिसाब से हो सकती है, उनके भाषाई और इलाके के हिसाब से हो सकती है। अगर आप दक्षिण की तरफ चले जाएं तो दक्षिण में आप देखेंगे कि रिलीजन वाइज भले एक अलग हो कि कोई इस्लाम को मानता है, कोई हिंदू रिलीजन को मानता है, लेकिन अगर आप उनके खाने के बर्तनों को देखेंगे तो एक डिज़ाइन के दिखेंगे। अगर आप उनके घरों को देखेंगे तो एक डिज़ाइन के दिखेंगे। अगर आप उनके कपड़ों को देखेंगे तो एक डिज़ाइन के दिखेंगे। तो कभी कभी संस्कृतियों में उस भूगोल का एक असर होता है। लेकिन वहीं आप एक आदिवासी संस्कृति की तरफ जाएं तो भले ही एक इलाके में दो आदिवासी समुदाय रहता है, उनकी संस्कृतियां बिल्कुल अलग हो जाती हैं। उनके खान पीन अलग हैं, उनके मरने और जन्म लेने की परंपराएं अलग हैं। तो इस तरीके से संस्कृतियां बदली हैं या उनके उस स्वरूप को हमको संरक्षित रखने की ज़रूरत है। कमोबेश मौजूदा समय में जब यह हमारे ऊपर एक नैरेटिव दिया जाता है कि हम एक सांस्कृतिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो पहला सवाल उठता है कि कौन सी संस्कृति? क्या वह संस्कृति जो हमें विभाजित करता है जातियों के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक आधार पर, क्या उस संस्कृति को पोषना है? या हमको एक ऐसी संस्कृति जो हमारे जन्म के साथ से ही हमारे साथ चल रही है उसको संरक्षित करना है? मूल सवाल ये है। जब हम इस बात को देखते हैं कि संस्कृति के नाम पर जो हमारे साथ डिवीज़न की जो एक राजनीति चल रही है, जो एक विभाजन की राजनीति चल रही है, वह बहुत ही भयंकर है। जैसे मैंने अपने शुरू में कहा कि हर आदमी अपने लिए न्याय चाहता है, तो न्याय तो सापेक्षता में तय होगा ना। एक आदिवासी अगर अपने लिए न्याय चाहता है तो वो चाहता है कि मुझे जंगल में अनवरत घूमने की आज़ादी मिलनी चाहिए। जंगल के उत्पादन जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उस पर उसका अधिकार चाहिए। एक किसान यह चाहता है कि मेरे खेतों की जो फसलें हैं उस पर किसी तरीके का अतिक्रमण न हो। एक व्यापारी, मध्यवर्गीय व्यापारी चाहता है कि उसकी दुकानें सुरक्षित रहें। हर आदमी अपने लिए न्याय चाहता है, लेकिन क्या यह न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सवाल ये है। जब हम इतिहास की ओर मुखातिब होते हैं तो हमने बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ करके इस मुल्क को आज़ाद किया था। आज़ादी के बाद हमने एक संविधान बनाया और तब हमें गर्व था कि संविधान में जो बातें लिखी जा रही हैं वह उसको पूरी तरीके से आज़ादी के बाद उसको क्रियान्वित किया जाएगा।
एक मज़ेदार बात मैं बता दूं कि जब भारत में संविधान सभा बैठी थी तो 356 या 60 के आसपास जब उसमें सदस्य थे, उनमें से 2, 4, 5 लोगों को अगर अलग कर दिया जाए जो मार्क्सवादी फिलासफी के जानकार थे, जो रेडिकल थे, जो सेकुलर लोग थे, उनकी तादाद बहुत कम थी। एक बहुत बड़ी तादाद संविधान सभा की उन लोगों की थी जो तथागत परंपरागत चीज़ों को स्थापित करने के पक्ष में थे। लेकिन संविधान में जब समता की बात लिखी जा रही थी, जब वर्ग भेद की बात लिखी जा रही थी, जब छुआछूत के खिलाफ बात लिखी जा रही थी, तो किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया कि नहीं नहीं हम तो इन संस्कृतियों के खिलाफ हैं। सब मौन थे, चुप थे। क्यों? क्योंकि यह विश्वास उनको था कि संविधान में लिखी हुई बातें सिर्फ कागजी बातें हैं, हम वही करेंगे जो हमको करना है। और शायद यही वजह रही कि आज़ादी के इतने सालों बाद जब हम संविधान के बरक्स चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि संविधान में लिखी इबारत तो सिर्फ किताबों की इबारत है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस देश के अंदर आज भी छुआछूत है, आज भी जातिवाद है, आज भी धार्मिक के रूप से एक दूसरे से घृणा किया जा रहा है, धार्मिक आधारों पर विभाजित किया जा रहा है। स्त्रियों को लेकर के आज भी हमारे वही दृष्टि हैं, क्योंकि उन लोगों की विश्वास था कि संविधान को हम कभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और उस संविधान के जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ ताकतें जब इस देश में खड़ी होती हैं तो उन्हें राजनीतिक तौर पे दमन का शिकार होना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भारतीय संविधान को फिर से परिभाषित करने और उसे जीवित करने के लिए हमको एक सकारात्मक रूप से इस देश में काम करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हमारी देश की आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं हैं और सरकार लगातार ऐसे कानून नियम लेके आती है जिससे जैसे कि अभी एक बिल लेके आई थी 33 रिजर्वेशन दिया जाएगा संसद में महिलाओं की जो राजनीतिक एम्पावरमेंट है उसको बढ़ाने के लिए। तो क्या जो रूल और रेगुलेशन या एक्ट गवर्नमेंट लेके आ रही है उसको आप अगर देखें न्याय परिवर्तन के नज़रिए से तो आप उससे क्या समझते हैं? देखिए, जेंडर डिस्कोर्स शुरू से चला है और आगे भी चलता रहेगा। 33% रिजर्वेशन या कल्पना चावला बन जाने से या कुछ महिलाएं IAS IPS बन गई या कुछ नौकरियों में चली गईं, इससे अब पूरे देश की स्त्रियों की स्थितियां बहुत बेहतर हो गई हैं, ऐसा आकलन करना बिल्कुल अलग बात है। स्त्रीवादी होना और स्त्री समर्थक होना दोनों में एक बुनियादी फ़र्क है। हर स्त्रीवादी व्यक्ति, जिसको हम फेमिनिस्ट कह सकते हैं, उसको स्त्री होना आवश्यक नहीं है, पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकता है। जब आप स्त्रीवादी होते हैं तो आप समानता की बात करते हैं, आप पुरुष के भी उतने ही अधिकारों को संरक्षित करने की बात करते हैं। लेकिन जब आप स्त्री समर्थक होते हैं तो सिर्फ आप स्त्रियों की बात करते हैं और उससे पुरुष गायब रहता है, आप उसको दो खेमे में बांट देते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि ये दोनों जो हैं वो समाज के हिस्से हैं, दोनों के बिना समाज नहीं चल सकता और दोनों के अधिकारों को हमको संरक्षित करना पड़ेगा। तो जब हम रिजर्वेशन की बात, हमने आदिवासियों को रिजर्वेशन दिया, हमने OBC को रिजर्वेशन दिया, लेकिन क्या उस रिजर्वेशन से हमने ईमानदारी पूर्वक जिस मकसद के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, क्या उस मकसद को हमने पूरा किया? 33% रिजर्वेशन अगर आपने पार्लियामेंट और असेंबली में दे दिया तो क्या वो 33% जो महिलाएं आएंगी, क्या वो उस क्लास के लिए, उस वर्ग के लिए क्या वास्तविक रूप से उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? नहीं। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कि वह महिला होते हुए जेंडर वाइज वो फीमेल है, लेकिन उसकी सोच, उसकी मानसिकता वही पितृसत्तात्मक समाज की है। और ये अवेयरनेस हमने नहीं पैदा किया, ये इसलिए नहीं किया कि वो पितृसत्तात्मक समाज की सोच कैसे डेवलप हुई। वह सोच इसलिए डेवलप हुई कि हमारी सारी संस्कृतियाँ, जिसको हम अपने कहते हैं कि धार्मिक संस्कृतियाँ हैं, वो तमाम संस्कृतियाँ जो हैं उसको पितृसत्ता को स्थापित करने के पक्ष में है। हमारे सारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं लगातार इस बात को स्थापित करने के लिए हैं कि औरतें तो इनका काम निर्धारित है, पुरुषों का काम निर्धारित है, और उसको अपना कर्तव्य मानती हैं, कभी उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करती। विद्रोह करने वाले बहुत छोटे मोटे ग्रुप में कुछ लोग हैं,
उनको भी साजिशन ये बोला जाता है कि यह तो समाज को तोड़ना चाहते हैं। जब आप ये कहेंगे कि सड़कें हमारी हैं, ये रातें हमारी हैं, तो बोलेंगे आप अश्लील हो गए। औरतों को तो घर में रहना चाहिए। मैं छोटी सी बात करता हूँ जेंडर जस्टिस की। एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, अगर वह जेंडर वाइज लड़का है, पुरुष है, उसकी उम्र 3 वर्ष है, और एक लड़की है जिसकी उम्र 3 वर्ष है। अगर हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, हमारे मेहमान सारे बैठे हैं, अगर वह लड़की कहती मुझे बाथरूम जाना है, तो तुरंत उसकी माँ या उसके पिता उसको उठा करके अंदर ले जाएंगे और बाथरूम में बोलेंगे ठीक है यूरिन पास कर लो। और अगर वो लड़का बोलता है कि मुझको यूरिन पास करना है, उसका नेकर खींच दिया जाएगा। ये छोटी सी घटना जो है, ये छोटी सी जो बात है, वो हमारे मानसिकता को तय करता है कि एक स्त्री को लज्जा में होना चाहिए, लेकिन पुरुष के लिए लज्जा जरूरी नहीं है। मैं लज्जा के पक्ष में हूँ, लेकिन आप पुरुष को बेशरम बनाने की जो प्रक्रिया आपने अडॉप्ट कर ली है, एक स्त्री को पूरे कपड़े में घर में रहना चाहिए, लेकिन एक पुरुष जो है नेकर और बनियाइन में घर में रहेगा। तो आपने एक क्लास को जब आप लज्जा और शर्म और हया के खांचे में रखते हैं, तो दूसरे को आप बेशरम बना देते हैं। लेकिन जो फेमिनिस्ट होगा वह ये कहेगा कि नहीं, दोनों को लज्जा जरूरी है और दोनों को स्वतंत्रता जरूरी है। ये पाप हम जानबूझ करके नहीं करते। मेरे पिता ने किया, मेरे पिता के पिता ने किया, मैं अपने बेटे के साथ कर रहा हूँ। मैं उसको पाप नहीं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि बेहतर है, एक स्त्री को लज्जा में होना चाहिए। लेकिन उस लज्जा के नाम पे जो मैं अन्याय कर रहा हूँ एक पुरुष के साथ, उसको बेशरम बना रहा हूँ। आप चले जाइए गांव देहातों में, आप औरतों को देखिए, इतना घूंघट किए रहती हैं, लेकिन पुरुष वहीं पे बैठ करके नेकर में वो पानी खींच रही हैं कुएं से और नहा रहे हैं। तो एक वर्ग को आप बिल्कुल बेशरम बना देते हैं और एक वर्ग को लज्जा के नाम पे आप कैद करते हैं। तो क्या उस दर्द को, उस पीड़ा को सैद्धांतिक तौर पे रिजर्वेशन में पहुंची महिलाएं, चाहे वो कल्पना चावला बन जाएं और चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी बन जाएं, चाहे सोनिया गांधी बन जाएं, क्या उस विचार के खिलाफ वो कोई लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ रही हैं? नहीं लड़ रही हैं। अगर नहीं लड़ रही हैं तो सिर्फ महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन से स्त्रियों के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। इसमें जरूरी पक्ष ये है कि उस दर्शन को, उस सिद्धांत को, उस आज़ादी को, उस पूरे क्लास की जो एक स्वतंत्रता है, उसका जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। जैसे कि आदिवासी जो समुदाय है लगातार जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है। तो जो अनूपपुर ज़िला है वहाँ पर आदिवासी बहुल्य है। तो यहाँ पर इस ज़िले में आदिवासियों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं और सरकार क्या कर रही है उन समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए? देखिए, सिर्फ अनूपपुर नहीं, पूरे जो मानव समाज के निर्माण की जो कहानी है, तो मूल तो वही हैं, आदिवासी हैं, जो जंगलों में थे, जंगल के प्रोड्यूस पे उनका जीवन यापन चलता था। और मेरी तो स्पष्ट मान्यता है कि जब एक नैरेटिव कसा गया कि आदिवासी जंगल काट रहा है, आदिवासियों को जंगलों से हटाया जा रहा था, तो जंगल और कटे। आदिवासी जंगल नहीं काटता, आदिवासी जंगल को बचाता है। ये जो नैरेटिव रखा गया, और आदिवासियों में तो निर्मला पुतुल की वो कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब आप कहते हैं ना कि सरकारें बहुत संस्कृति को बहुत बचाने की कोशिश कर रही है, तो निर्मला पुतुल की जो आदिवासी स्वर है, उन्होंने कहा था कि गणतंत्र दिवस की परेड पर बड़े शौक से परोसे जाते हैं हम, लेकिन गणतंत्र नाम की चिड़िया कभी बैठी है आकर के तुम्हारी मुड़ेर पर। जब आप देखेंगे कि ट्राइबल डांस, कर्मा और ये और वो, ये गणतंत्र दिवस की शोभा होती है, लेकिन क्या वह गणतंत्र उस ट्राइबल की झोपड़ी तक कभी पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। आज़ादी कितने सालों बाद, जब हमारे तथाकथित कुछ अपर क्लास के लोग यह विरोध करते हैं कि रिजर्वेशन आपने इतने साल दे दिया, वो क्या हुआ, आप फिर से रिजर्वेशन 10-10 साल का प्रोविज़न है संविधान में, आप लगातार बढ़ाए। आपने रिजर्वेशन दिया, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो उन्हें यह विश्वास था कि आप कुछ भी लिख लो, ये सिर्फ कागज़ में लिखी इबारतें होंगी, हम वही चाहेंगे जो हो रहा है। रिजर्वेशन होने के बाद भी क्या रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ? क्या आपने उस वंचित आबादी को
आज़ादी के 70 सालों तक जो भी सरकार में रहे उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको अपग्रेड करने की। क्या आपने अपग्रेड किया? नहीं किया। तो रिजर्वेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्या ईमानदारी से आपने उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की? नहीं की। आप अनूपपुर में आप लोगों की टीम घूम रही है, आप देखिए गांव में जाकर की स्थितियां। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों के लिए कोई एजुकेशनल छोटे स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल नहीं है। ये तमाम तरीके की जो विसंगतियां हैं वो आदिवासी गांव में हैं। और आदिवासियों का जहां तक मामला है, आदिवासियों की ज़मीनें तथाकथित विकास के नाम पर चाहे कोई एक उद्योग आना हो, सबसे पहली नज़र आदिवासियों की ज़मीन पर पड़ती है और उनको विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापन के बाद वो शहर में नहीं जी सकते, क्योंकि वो उनकी परवरिश ही जंगल के इर्द गिर्द हुई है। उनसे आप सोचें कि वो बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में कोई काम कर सकते हैं, उनकी दक्षता नहीं है। वो महुआ तोड़ सकते हैं, वो हर्रा बहेरा तोड़ सकते हैं, वो लकड़ियाँ चीर सकते हैं। वो जिस तरीके के काम में उनको पारंगत हासिल है, वह काम उनको शहरों में नहीं मिलता। तो विस्थापन के बाद जो उनकी दयनीय स्थिति होती है वो और ज़्यादा खतरनाक होती है। आपने शिक्षा को गांव तक ले जाने की कोशिश नहीं की कि वह क्लास शिक्षित होकर के नई तकनीक के साथ अपने को जोड़े, आपने वह भी नहीं किया। तो सबसे जो दुर्दशा है, जो सबसे भयानक स्थितियां हैं, वह इस देश में कह लें या इस अंचल में कह लें, मैं तो आदिवासियों की मानता हूं कि आज भी आदिवासी सबसे ज़्यादा पीड़ित और उत्पीड़ित है और अपने हक के लिए लड़ रहा है। पेशा कानून बना, बहुत से कानून बने, लेकिन उस कानून का क्रियान्वयन नहीं हो रहा। आप गांव में बिल्कुल करीब में जा कर के देखिए कि क्या स्थिति है। आपने 370 खा बना दिया मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में कि आदिवासी अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता, बिल्कुल नहीं बेच सकता। लेकिन आदिवासी की ज़मीन एक्वायर किया जा सकता है विकास के नाम पर। एक कोई उसकी लड़की की शादी, उसके पिता बीमार हैं, अगर वो अपनी ज़मीन बेचना चाहता है तो नहीं बेच सकता, कलेक्टर अनुमति नहीं देगा। लेकिन वहाँ पर अगर एक उद्योग बनना है तो कलेक्टर एक ऑर्डिनेंस जारी होता है राज्य सरकार से और उसकी ज़मीन एक्वायर कर ली जाती है। तो वह अपनी निजी लाभ के लिए भी पुश्तैनी ज़मीन का उपयोग नहीं कर पाता कि अगर उसको कभी पैसों की ज़रूरत हो, उसका कुछ हिस्सा बेच करके वो अपने पिता का इलाज करा सके, अपने बच्चे को एक हायर एजुकेशन की तरफ भेज सके, वह भी वह नहीं कर सकता। तो एक तरफ आप उनको संरक्षित करने के नाम पर उनको जेल में आपने कैद कर दिया है, उनकी आर्थिक आज़ादी को भी आपने प्रतिबंधित किया है। लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का सबको अधिकार है, आर्थिक असमानता समाप्त होनी चाहिए। लेकिन क्या है आर्थिक समानता? आप देखिए इस देश में सारी जो उत्पादन शक्तियां हैं उस पे मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है और बाकी जनता सिर्फ ऐसी भूखी निगाहों से देख रही है। आज़ादी के बाद संविधान में वो सारी बातें निहित होने के बाद भी आज तक हम उसको कर नहीं पाए, और अगर हम उसको नहीं कर पाए हैं तो फिर आपने आज़ादी के समय जो सपने देखे थे, बीटी रणदिवे बहुत बड़े वामपंथी विचारक थे, उन्होंने कहा था आज़ादी के तत्काल बाद कि यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। उसी वामपंथी आंदोलन से एक स्वर उभरा कि हम इस बात को खारिज करते हैं, ये आज़ादी झूठी नहीं है। इस आज़ादी को पाने के लिए लाखों लाख लोगों ने शहादतें दी हैं, हजारों लोगों ने जेल की यातनाएं सही हैं, फांसी के फंदे को चूमा है। ये आज़ादी झूठी आज़ादी नहीं, इस आज़ादी के बाद एक नई आज़ादी की लड़ाई हमको इस आज़ाद हिंदुस्तान में लड़ना है। लेकिन जब वह लड़ाई लड़ने वाले लोग सड़कों पे निकलते हैं तो एक राष्ट्रवाद के नाम पर, एक संस्कृति के नाम पर उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है। तो मौजूदा सवाल ये है कि क्या आज़ादी के बाद एक जो नई आज़ादी की लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है या नहीं? सवाल ये है। और अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो ये तथाकथित जो विसंगतियाँ समाज में व्याप्त हैं वो यथावत रहेंगी, उसमें कोई करवट लेने की कोई चाहत पैदा नहीं होगी और वो जो स्थितियाँ हैं वो बदली जाएं। इसलिए, और मैंने शुरू में कहा कि हर चीज़ परिवर्तनीय है, हर चीज़ परिवर्तनीय है दुनिया में, चाहे वो साहित्य हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे सोच हो, चाहे विचार हो, चाहे संस्थाएं हों, सब बदलती है। और अगर कुछ नहीं बदलता तो वह है डिजायर ऑफ जस्टिस, न्याय पाने की आकांक्षा। और न्याय पाने की आकांक्षा
हमारे समाज की हर वर्ग के पास है और हर व्यक्ति सापेक्षता में अपने लिए न्याय चाहता है। और उस न्यायपूर्ण लड़ाई के लिए हम लोगों को एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा, तभी हम उस न्याय के द्वार तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि अगर हम भारत को विश्व के अन्य देशों से की नज़र से देखें तो भारत जो है एक विविधता से भरा हुआ देश है, चाहे वो संस्कृति हो या भाषा हो, धर्म हो। लेकिन मौजूदा हाल में गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ लेके आ रही है जिसकी वजह से जो सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई जो विविधता है उसको लगातार ठेस पहुंच रही है। इसके बारे में आपका क्या मानना है? बिल्कुल, आप दुनिया के दूसरे देशों से भारत की तुलना नहीं कर सकते। हमारा मुल्क जो है विविधता से भरा हुआ है, ज़बरदस्त डाइवर्सिटी है। हर 10 किलोमीटर में 15 किलोमीटर में बोली बदल जाती है, हर समुदाय के वेशभूषा बदल जाते हैं, हर भौगोलिक क्षेत्र में खाने के बर्तन बदल जाते हैं, हमारे दीवारों के भित्ति चित्र बदल जाते हैं, हमारे घरों की डिजाइनें बदल जाती हैं। ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है। उसमें एक संस्कृति आप नहीं थोप सकते, और अगर जब आप एक संस्कृति थोपेंगे तब तक बगावत होगी, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है उन संस्कृतियों के अधीन जीने की आदी हो चुकी है। उसको आप ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते। और भारत की यही खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है, यही भारत की खूबसूरती है। और इस डाइवर्सिटी को समाप्त करने के लिए एक सुनियोजित साजिश है। और वो साजिश क्या है? मैं कॉमन सिविल कोड का समर्थक हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक विवाह का कानून हो। मैं यह भी चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक तलाक के कानून बने। लेकिन वह कौन सा कानून होगा? क्या वो मनुस्मृति द्वारा संचालित कानून होगा, या इस्लामिक आइडियोलॉजी का कानून होगा, या जैनिज़्म का कानून होगा? ये तो आप क्लियर करिए। आपने धार्मिक आधारों पर इतना समाज को जकड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि एक धर्म पूरे समुदाय पे लादा जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक विस्फोटक स्थिति होगी। आप क्यों नहीं आपने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया हुआ है। जब आपने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया हुआ है तो ये तो लंबे समय से बना है, कोई बहुत अभी तो नहीं बन गया, अंग्रेजों के दौर पे बना। तो आप उस स्पेशल मैरिज एक्ट को क्यों नहीं चाहते कि कोई भी जो वैवाहिक पद्धति है स्पेशल मैरिज एक्ट से होगा? आपने एक रूल ला दिया कि आपको विवाह के बाद पंजीयन कराना होगा। आप यह भी तो कह सकते हैं कि विवाह तभी पूर्ण होगा जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी करेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं कॉमन सिविल कोड लाने की। लेकिन कॉमन सिविल कोड लाने के पीछे जो मंशा है वह यह है कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाया जा सके, दूसरे धर्म के अनुयायियों को एक तरीके से अलग किया जा सके, और तथाकथित जिसको हिंदू दर्शन कहते हैं, हिंदू फिलॉसफी कहते हैं, उसको एक लादने की कोशिश की जा रही है, जिसको मैं मोटे तौर पे ब्राह्मणिज़्म मानता हूँ। और जब मैं ब्राह्मणिज़्म की बात करता हूँ तो मैं ब्राह्मणों को टारगेट नहीं करता। ब्राह्मणिज़्म जो है वो एक तरीके से श्रेष्ठता का जो बोध है हमारे समाज में उसको स्थापित करता है। दलित जातियों में भी ब्राह्मणिज़्म हो सकता है। एक बड़ा दलित समाज छोटे दलित समाज से अपने को बेहतर मानता है, एक बड़ा क्षत्रिय समाज दूसरे क्षत्रिय को अपने से बेहतर मानता है। ये जो श्रेष्ठता का जो बोध है, और इसी के बरक्स अगर आप यूरोप में चले जाएं तो गोरे और कालों का जो सवाल है, ये सवाल हिंदुस्तान में जातियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये ग्राउंड रियलिटी है कि हमारे यहाँ सारे दलित, सारे आदिवासी, अधिकतर बैकवर्ड, ये वर्किंग क्लास हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है कि जातियों के आधार पर भी हमको एक काम मिला है, और उसके पीछे पूरे ऐतिहासिक कारण रहे हैं। जो अपर क्लास है हमारे पूरे धार्मिक अवधारणाओं में क्या है कि क्षत्रिय राज करेगा, ब्राह्मण शिक्षा देगा, उसके बाद की सारी जातियां कामगार जातियां हैं। तो जो कामगार जातियां हैं वही ओबीसी हैं, वही ट्राइब्स हैं, वही दलित हैं, तो निश्चित रूप से वो वर्किंग क्लास है। तो जो इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो दलित आंदोलन की जो राजनीति चली है उसका जो एक वर्गीय दृष्टि होना चाहिए, उस दृष्टि में जो एक अंतर है उस अंतर को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं दलितों के उस आंदोलन के पक्ष में हूँ, लेकिन जिस दर्शन के साथ वो आंदोलन जा रहा, आप उनके अंदर वर्गीय चेतना ना पैदा करके एक जाति चेतना जो पैदा कर रहे हैं, वह सारे वर्किंग क्लास को, सारे कामगारों को, सारे मेहनतकशों को, वो अलग अलग शक्ल में, चाहे खेतों में काम करने वाले लोग हों, चाहे कारखानों में काम करने वाले लोग हों, चाहे दफ्तरों में काम करने वाले लोग हों, चाहे युवा हो जो बेरोजगार है, चाहे छात्र हो,
उनको आप एक तरीके से वर्ग संघर्ष से अलग करके जाति संघर्ष में आप कहीं तब्दील न कर दें, इस बात का भी खतरा मैं महसूस करता हूँ। इसको भी दुरुस्त करने की एक ज़रूरत होनी चाहिए और उसको भी एक सही दिशा में, नहीं तो वही होगा कि आज़ादी के बाद दो दल, गरम दल और नरम दल के बीच में जो युद्ध था, और जो लोग, हम लोग जैसे लोग ये मानने वाले थे कि आज़ादी के बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा, और रणदीवे जैसे लोगों ने कहा कि यह आज़ादी झूठी है। हमने कहा इस आज़ादी में हम इसको झूठी नहीं मानते, आज़ादी के बाद एक नई आज़ादी की लड़ाई लड़ना है। तो कहीं यह जो वर्ग संघर्ष है, कहीं यह वर्ग संघर्ष अपने मूल भावनाओं से विचलित होकर के जातिवादी आंदोलन में कहीं तब्दील ना हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम कोई परिवर्तन की लहर नहीं देख पाएंगे। जैसे कि आपने दलित राजनीति, दलित आंदोलन के बारे में बात की, ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो दलितों के साथ हमेशा से भेदभाव हुआ है, और ये एक कारण है जिसकी वजह से उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर परिदृश्य में अगर देखा जाए तो वो एक पीछे है बाकी समाज की अपेक्षा। तो आज़ादी के 75 साल बाद भी गवर्नमेंट या जो उनको आरक्षण दिया गया है, ये दावा करती है कि दलितों की स्थिति में लगातार जो है बदलाव हुआ है और पॉजिटिव बदलाव हुआ है। लेकिन हम आज भी कई जगह पर, कई स्टेट में ये देखते हैं कि उनके साथ भेदभाव के जो परिदृश्य हैं वो सामने आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो भेदभाव है वो ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसका स्वरूप बदला है? बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, वह आज भी हमारे मानसिकता में व्याप्त है। हम अगर कोई सिर्फ नाम बता दें तो हमारी ये जिज्ञासा रहती कि उसकी जाति पता चल जाए। ये बिल्कुल, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मानवीय स्वभाव में इस तरीके से अंदर तक धंस चुका है कि हम जानने की कोशिश करते हैं किस जाति का है। और हम ये क्यों जानने की कोशिश करते हैं? ये इसीलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिहेवियर फिर उस तरीके से हो। और जनरल टॉक में रिजर्वेशन के बाद नो डाउट बहुत स्थितियाँ बेहतर हुई हैं। दलित आदिवासी बड़े पैमाने पे सरकारी संस्थानों में आए हैं, लेकिन जो उनके साथ सवर्णों का जो भाषा होती है, ये अपने बीच में जो बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं अरे ये तो आदिवासी जज आ गया, पता नहीं क्या करेगा। भाई जज बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उस क्वालिफ़िकेशन को पूरा करने के बाद वो जज बना है, लेकिन दिमाग ये आदिवासी जज है, क्या करेगा। तो ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, ये जो भेदभाव है, रिजर्वेशन के बाद स्थितियां बदली हैं कि उस पद तक चले गए हैं। अब मुंह पे नहीं बोला जाएगा उनके। पहले हम दलितों को मुंह पे डांट देते थे कि हटो यहाँ से, छूना नहीं। अब आप वो नहीं कर सकते, लेकिन वो सोच के साथ आप जी रहे हैं। अगर वो बड़ा अधिकारी नहीं हो तो आप जो उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो मन से नहीं कर रहे हैं, वो भय से कर रहे हैं। तो भय से किया गया रिस्पेक्ट नहीं कहलाता। हम लोग बचपन में सुना करते थे ना, जब हम एक टीचर को नमस्ते करते हैं तो उस नमस्ते में समर्पण होता था, त्याग होता था, श्रद्धा होती थी। लेकिन जब एक थानेदार को हम नमस्ते करते हैं तो उसमें भय होता है, डर होता है, लालच होता है। तो आज जो आप उस क्लास को जो आप थोड़ा भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो भय है। आपके मन के अंदर, आपकी चेतना के अंदर उसको लेकर के कोई सम्मान पैदा नहीं हुआ है। और ठीक इसके ही समानांतर यही बात मैं स्त्रियों के बारे में कहता हूँ कि स्त्रियों को लेकर के अगर आप थोड़ी आज़ादी कि ठीक है मेरी बहू भी अब साड़ी से सलवार सूट में आ जाए, या वास्तविक रूप से आप चाह नहीं रहे हैं, वो एक भय है कि आप समाज के अंदर आपने जो छवि बनाई है वो छवि कहीं धूमिल ना हो जाए, इसलिए आप उसको चाहते हैं कि हाँ तुम ये कर लो, लेकिन मन से हम नहीं चाहते। तो ये जो परिवर्तन है, ये हमारी चेतना में जो परिवर्तन होना चाहिए, उस परिवर्तन को लाने के लिए हमने अभी तक कोई काम नहीं किया। हमने कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं किया, हमने कोई इस तरीके के डिस्कशन चालू नहीं किए हैं। चाहे फीमेल डिस्कोर्स का मामला हो, चाहे ट्राइबल डिस्कोर्स का मामला हो, चाहे दलितों के सवाल हो, इसको लेकर के हमने कभी समाज में कोई इस तरीके से काम नहीं किया है। और दुर्भाग्य ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय भी इन विषयों पर कोई सेमिनार आयोजित नहीं करते कि जो आने वाला स्टूडेंट्स है, आने वाला जो छात्र है, उसकी भी मानसिकता में हम कहाँ से परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन तो हम वही जब कच्चे उम्र के बच्चे थे उनकी सोच में। आज क्यों फ़र्क है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और देश के दूसरे विश्वविद्यालय में, क्या फ़र्क है?
यही तो एक परिवर्तन की लहर वहाँ होती है कि आप समाज में मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने की एक जो चेतना विकसित होती है वो कैंपस में मिलता है, जो दूसरे जगह नहीं मिल सकता। इसी के बरक्स हमको परिवारों में देखना पड़ेगा कि आप परिवार में किस चीज़ को थोपते हैं। एक सास जो है अपनी बहू को क्यों उस सारे नाम फॉलो करने की बात करती जिससे वह स्वयं गुजरी है। वो विद्रोह की बात नहीं करती, क्योंकि उसको बोला गया कि नहीं यही सच है, यही हमारा सम्मान है। ये जो निगेटिव नैरेटिव जो हमारे दिमाग में रखा गया है उसको मैं उनको अपराधी नहीं मानता, ये ऐसा अपराध है जो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम एक अपराध कर रहे हैं, और वो वास्तविक रूप से वह अपराध है। यही ट्राइबल्स के साथ है, यही दलित के साथ है। उन सारी चीज़ों को एक कहना चाहिए कि पुनर्मूल्यांकन का दौर है। हमको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से सामाजिक परिवर्तन के बारे में एक सामाजिक आंदोलन के साथ साथ उसके राजनीतिक पक्ष को भी देखना पड़ेगा। और राजनीति का जो मामला है कि हमारे सारे सामाजिक सवालों पर राजनीति की एक प्रभावकारी भूमिका है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में वो सिर्फ राजनीति के कारण हो रहा है, और उस राजनीति को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आने वाले परिवर्तनों को एक सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। ऐसी मेरी बिल्कुल दृढ़ मान्यता है। जैसे कि आपने कहा कि जो भी परिवर्तन हो रहा है उसमें राजनीति का एक बहुत बड़ा हाथ है। हमारे संविधान में न्याय के स्वरूप में अगर देखा जाए तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों न्याय की बात की गई है। लेकिन जब हम देखते हैं धरातल पर तो गवर्नमेंट आर्थिक और सामाजिक न्याय को लाने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ लेके आती है, लेकिन राजनीतिक न्याय के लिए कुछ भी नहीं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, राजनीतिक आज़ादी तो हमको संविधान में मिला है। राजनीति को अगर हम परिभाषित करें तो वह यह है कि वह नीति जो राज्य की नीति हो। मतलब सीधी सी बात है कि हमने राज्य की अवधारणा को माना, उस नीति के निर्धारण के बारे में सोचने का इस देश के हर नागरिक को अधिकार है और उसको सोचना भी चाहिए। लेकिन राजनीति जो है वह राजनीति जो जनता के पक्ष में सोचने वाले लोग होते हैं। अब जनता की जब आप बात करते हैं तो इंडिविजुअल भी एक जनता है, लेकिन जब आप जनता की बात करते हैं तो व्यापक समुदाय की बात होती है। व्यापक समुदाय में ये होता है कि समाज का जो एक बहुत बड़ी आबादी है, जिस आर्थिक सामाजिक दौर से वो गुजर रही है, उस आर्थिक सामाजिक ढांचे को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तब ये माना जाएगा कि आप जनता की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ चुनिंदा लोगों के पक्ष में जब आप राजनीति करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप कुछ चुने हुए लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो इस देश में जो जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं उनको वो राजनीतिक आज़ादी हासिल नहीं, उनको जेल के शिक्षों में डाल दिया जाता है। नए रूल्स ला करके, नए रेगुलेशंस ला करके, शांति व्यवस्था के नाम पर आप देश के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं इस कानून का दुरुपयोग करके। तो यह राजनीतिक आज़ादी हमको मिली ही नहीं। आपको वह आज़ादी है कि अगर आप पार्लियामेंट में चले गए तो आप अपनी बात कह लीजिए, लेकिन बहुमत में जो लोग हैं वो कानून बना देंगे और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, आपकी आवाज़ थूथी रह जाएगी। फिर हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे को हमने पढ़ने भेजा है, राजनीति मत करना, तुम बिल्कुल BHU मत जाना, JNU मत जाना, यहाँ मत जाना, दिल्ली यूनिवर्सिटी मत जाना, पूना के किसी विश्वविद्यालय मत जाना, नहीं तो राजनीति करने लग जाओ। क्यों नहीं करें राजनीति? आपके जीवन के हर पक्ष को राजनीति प्रभावित करती है। आप कौन सा कपड़ा पहनेंगे, आप कौन सी हवा में सांस लेंगे, आपके घर में खाना चूल्हे से बनेगा या गैस चूल्हे से बनेगा या इलेक्ट्रिक की कोई भट्ठी होगी, यह राजनीति तय करती है। आप समाज में किस तरीके से जिएंगे, आपकी बेटी रात को सड़कों पे निकल सकती है, नहीं निकल सकती है, राजनीति तय कर सकती है। आप पुलिस प्रशासन के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, यह राजनीति तय करती है। हमारे जीवन के आपके खेतों में कौन से बीज बोए जाएंगे, यह राजनीति तय करती है। वह बीज के लिए खाद उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, यह राजनीति तय करती है। जब हमारे जीवन के हर पक्ष को राजनीति तय करती है और हमको अगर ये बोला जाता है कि आप राजनीति मत करिए, तो हम क्या करें? हम साधु हो जाएं, संत हो जाएं, मंदिरों में जाके घंटी बजाएं, हम क्या करें? क्योंकि हम नागरिक हैं, ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है।
इसकी हिफाजत करना, इसको खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमें तो राजनीति करनी चाहिए। और मैं तो ये आह्वान करता हूँ तमाम छात्रों नौजवानों से कि हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए। राजनीति कोई घृणा की चीज़ नहीं है। राजनीति का मतलब ये नहीं मानता मैं कि आप एमएलए, सांसद, विधायक, पार्षद ये बन जाएं, ये राजनीति है। एक राजनीति एक सोच है, एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो आप समाज को नहीं समझ पाएंगे, आप जातियों को नहीं समझ पाएंगे, आप एजुकेशन पॉलिसी को नहीं समझ पाएंगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, आप एग्रीकल्चर को नहीं समझ पाएंगे। आपको ये सारी विधाओं की जानकारी सिर्फ राजनीति देती है। इसलिए हर व्यक्ति को राजनीति करना चाहिए। और परसाई जो हमारे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बैंककार थे, उन्होंने तो कहा था कि जो यह कहता है कि मैं राजनीति नहीं करता, दरअसल वो एक घृणित राजनीति कर रहा होता है। हर व्यक्ति राजनीति करता है, लेकिन वो बचना चाहता है ये कह के कि मैं राजनीति नहीं करता। तो मैं राजनीति को समाज का एक आवश्यक अंग मानता हूँ। राजनीति होनी चाहिए और राजनीति करनी चाहिए। जैसे कि हमने हाशिए पर पड़े 4 समुदायों में से दलित, आदिवासी, महिलाओं की बात की, लेकिन एक समुदाय अल्पसंख्यक भी है जिस पर लगातार नीतियों के द्वारा उनको जो है शिकंजे में कसा जा रहा है। तो उससे उनके जो जीवन है या उनके जो आजीविका है या रहन सहन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सामान्य तौर पे जब आप अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर भले अल्पसंख्यक में सिख भी हों और ईसाई भी हों और मुस्लिम भी हों, ऐसे तमाम पारसी भी हों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और भेदभाव का जो शिकार एक वर्ग रहा है वह मुस्लिम रहा है। मुसलमानों के साथ अभी भी हमारा नज़रिया नहीं बदला है, जबकि आज़ादी की लड़ाई में दोनों ने एक साथ हिस्सा लिया। और अब दिल्ली के वो इंडिया गेट के पास जब शहीदों की सूची देखेंगे तो उसमें 80% नाम मुसलमानों के मिलेंगे। मुग़लों का भी शासन रहा, सारा स्थापत्य उनका है। हमारा जितने लैंड रेवेन्यू कोड के जो सारे टर्मोलॉजी हैं वो मुसलमानों की देन है, उस दौर की देन है। हमने ज़मीन का नापना, ज़मीन का खेती, रकबा, खसरा, ये सारी उनकी देन है। लेकिन उसके बाद जो घृणा का माहौल पैदा किए गए लगातार दंगों के नाम पर, वह घृणा एक स्थायी चेतना में 2014 के बाद परिवर्तित हो गया। और उसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। उसका उदाहरण ये है कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था और गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, टेनी के बेटे ने जब किसानों को कुचल दिया और उस इलाके में जाट और मुसलमानों के बीच में दंगे हुए थे और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई थी कि ये माना जाने लगा था कि ये खाई समाप्त नहीं होगी। लेकिन राकेश टिकैत जैसे लोगों ने आकर के घोषणा की कि हम दोनों के बीच में, दोनों की महापंचायतें हुई और दोनों के बीच में दूरियां समाप्त हो गई हैं। और अब यह जो एक अलगाव था वो अलगाव समाप्त हो गया है और वो हम एक होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जब उस किसानों को कुचलने के बाद जब वहाँ पे चुनाव होता है तो आरफा खानम शेरवानी की एक रिपोर्ट थी चुनाव के रिजल्ट आने के पहले कि ये जो जुमले मंच पे कहे जा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता हो गई है, ये सिर्फ जुमला है। 2014 के बाद जो खाई खींची गई है दोनों के बीच में, जो स्थायी हो गया है, वह अभी ग्राउंड में समाप्त नहीं हुआ है। और जब रिजल्ट आया तो पाँचों की पाँचों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती। वही किसान जो हिंदू है वह जब चुनाव होता है तो वह हिंदू हो जाता है। वो किसान जो मुसलमान है जब चुनाव होता है तो मुसलमान हो जाता है। उसकी जो वर्गीय धारणा है, जो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर में जाकर के एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो अपने हिसाब से सोचता है। ये क्या है? ये है कि कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर के, एक अपनी सामाजिक संस्कृति को लेकर के एक दूसरे के साथ मिलने से आज भी कतरा रहे हैं। और ये खाई निरंतर 2014 के बाद
और गहरी होती जाए और गहरी होती जाए और गहरी होती जाए, इसकी साजिशें अब नेता नहीं सरकारें कर रही हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी स्थितियाँ दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की तुलना में ज़्यादा खराब हैं और मुसलमानों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि वह इस तरीके के धार्मिक कट्टरवाद से मुक्त होकर के देश के साथ जुड़ें। और वो देश कोई हिंदूवादी दर्शन का देश नहीं, वह देश जिसकी कल्पना आपने 1947 की जंग आज़ादी में की थी, जिसकी कल्पना आपने संविधान के प्रस्तावना में की थी, उस देश के लिए आपको एक होना चाहिए और उस देश के निर्माण के लिए आपको आगे आना चाहिए। तभी जा कर के इन दोनों के बीच की दूरी खत्म होगी और उनके साथ भेदभाव खत्म होगा। हमारे साथ संविधान लाइव में जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जिंदाबाद।